गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31, प्रॉब्लम नंबर 11। The equation of state of a gas is given by V is equal to RT by P minus B by T, where R is the gas constant and B is another constant parameter. The specific heat at constant pressure Cp and the specific heat at constant volume Cv for this gas is related by। आपको यहाँ पे Cp और Cv के डिफरेंस के लिए रिजल्ट फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर में आपको Cp Cv डिफरेंस के लिए एक इक्वेशन ड्राइव किया था। दैट इक्वेशन को यूज करके आप Cp Cv का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। आइडियल गैस के लिए उस स्टेप मैंने हिंट भी किया है। तो यहाँ पे सम स्टेप आप ट्राई करेंगे Cp Cv के डिफरेंस के लिए। ये आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर्म दिया हुआ है, इससे आप डेल वी बाई डेल टी और डेल पी बाई डेल टी ट्राई करिए। मैं डिस्कस करता हूँ डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, सम आर बाई पी, टेम्परेचर डिफरेंशियल 1 हो गया। इस स्टेप में टेम्परेचर डिपेंडेंसी है माइनस बी एस एस 1 बाई टी का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। आर बाई पी अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें 1 प्लस बी पी बाई आर टी स्क्वायर। ये आपको डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी फाइंड होगा। अब आपको डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी फाइंड करना है। तो यहाँ से आप प्रेशर के लिए रिलेशन आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये टर्म को वॉल्यूम के साथ एडजस्ट करें तो वी प्लस बी बाई टी, और प्रेशर के लिए रिलेशन आर टी बाई वी प्लस बी बाई टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पार्ट से आप डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है और डिनोमिनेटर में भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन से आप डिफरेंशियल करेंगे। डिनोमिनेटर पार्ट एस एच वी प्लस बी बाई टी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आर प्रेजेंट रहेगा, टी का डिफरेंशियल 1 हो गया, माइनस आर टी, न्यूमरेटर पार्ट एस एच, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे, वॉल्यूम का डिफरेंशियल टेम्परेचर गैस में 0, और सेकंड टर्म का डिफरेंशियल करेंगे इस पार्ट का बी बाई टी का, तो माइनस बी बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी प्लस बी बाई टी होल स्क्वायर। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से ये टर्म आप कंपेयर करें, v यहाँ से चाहे तो आप r कॉमन ले लें, ऑटोमेटिकली टर्म्स आपको पता चल जाएंगे। ये v प्लस बी बाई टी
ये माइनस माइनस प्लस टेम्परेचर का 1 पार्ट एडजस्ट हो गया बी बाई टी, वी प्लस बी बाई टी होल स्क्वायर। अब ऑप्शन को अगर आप कंपेयर करें, ऑप्शन में जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम नहीं है, जो आपको मैंने यहाँ पे भी एडजस्ट किया था, प्रेशर और टेम्परेचर में रिजल्ट बनाया हुआ है। तो ये वी प्लस बी बाई टी को आप प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपेयर करें, वी प्लस बी बाई टी इज आर टी बाई पी, आर एस एच आर टी बाई पी प्लस बी बाई टी डिवाइडेड बाई आर टी बाई पी होल स्क्वायर। अब यहाँ से आर टी बाई पी कॉमन ले सकते हैं, आर पहले से प्रेजेंट है, आर टी बाई पी कॉमन लिया, दिस टर्म इज 1 प्लस बी पी बाई आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी बाई पी होल स्क्वायर, 1 पावर आर टी बाई पी का यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। आपको फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ सी पी एंड सी वी। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी मल्टीप्लाइड बाई डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करेंगे। टी एस एच डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ है आर बाई पी 1 प्लस वी पी बाई आर टी स्क्वायर। अब ये डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू प्लेस करेंगे, यहाँ से आर टी बाई पी का 1 पावर एडजस्ट हो गया, तो 1 प्लस बी पी बाई आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी बाई पी। ये आर टी बाई पी कैंसिल आउट हो गया, एंड रिजल्ट इज आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी पी बाई आर टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये ऑप्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो कैसे सीपी और सीवी का डिफरेंस आप फाइंड करेंगे, उस प्रॉब्लम से आपको कंफर्म होगा। आइडियल गैस है तो लास्ट लेक्चर में आपको मेयर फॉर्मूला ड्राइव करना बताया था इसी पार्ट से। अगर अदर देन आइडियल गैस है तो आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट सिस्टम के लिए डिफाइंड होगा, आप दैट पार्ट यूज करके सीपी सीवी का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। n moles of a van der Waals gas are expanded from initial state I to फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट के लिए यहाँ पे करेंगे वॉल्यूम टेम्परेचर वैल्यूज, वॉल्यूम वी आई टेम्परेचर टी आई फॉर इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट F and the values in final state Vf and Tf. N moles of a van der Waals gas are expanded from initial state I to final state F. Find the change in entropy of the gas. बहुत जल्दी से ट्राई करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी के मोर प्रॉब्लम्स आपको पहले डिस्कस किए हुए हैं। स्टेप्स कंपेयर करेंगे। चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी इनिशियल टू फाइनल, ये आपको स्टेप डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अप्लाई भी किया है। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू कैन बी रिटन एज डी यू प्लस पी डी वी फॉर गैसेस सिस्टम। सो टू पार्ट में सेपरेट करेंगे, डी यू बाई टी इनिशियल टू फाइनल एंड पी डी वी बाई टी इनिशियल टू फाइनल। जब आपने आइडियल गैस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो ये पार्ट डी यू को आपने सी वी डी टी नोट किया था, इस पी बाई टी को आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट से आपने एलिमिनेट किया था। बट यहाँ पे गैस आइडियल गैस नहीं है, van der Waals गैस है, और van der Waals गैस के लिए आपको लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ स्टेट बताया है। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर n मोल्स p प्लस एन स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट van der Waals गैस के n मोल्स के लिए डिस्कस किया है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपको ये हिंट किया था कि अदर देन आइडियल गैस ये टेम्परेचर वाला पार्ट भी इंक्लूड करना है और वॉल्यूम वाला पार्ट भी इंक्लूड करना है। अगर यहाँ पे CV नोटेशन को आप मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं, अगर हीट कैपेसिटी लेंगे तो आपको मोल्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो यहाँ पे n आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n CV dt। ये लास्ट लेक्चर में भी आप किसी ने डाउट पूछा था, अगर ये हीट कैपेसिटी है तो n मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट है तब आप यहाँ पे ये n मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट नोट किया है। इसी में एक टर्म और आप यहाँ पे नोट करेंगे चेंज इन एनर्जी के लिए, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट डी वी।
क्योंकि यहाँ पे वंडरवाल गैस है, तो वंडरवाल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी आएगा और वॉल्यूम डिपेंडेंसी भी आएगा। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिए आपको वैल्यूज गिवन है। प्रेशर पार्ट को आप यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, या पहले इसको ऐसे नोट कर लें, अभी नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेट कर लेंगे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म एन सी वी ये कॉन्स्टेंट टर्म है, डी टी बाई टी इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर टी आई और फाइनल स्टेट के लिए टेम्परेचर टी आई। जब ये चेंज इन वॉल्यूम वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। डेल यू बाई डेल वी की वैल्यू आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। डेल यू बाई डेल वी इज एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर फॉर वंडरवाल गैस। तो दीज टू टर्म को कंबाइन करेंगे, पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डी वी। अब यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल, देखो ये जस्ट स्टेप मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि जब आप किसी बुक में आप ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आइडल गैस के लिए तो ये स्टेप स्टार्ट करें और वंडरवाल गैस के लिए यहाँ पे ही ये प्रेशर पार्ट को पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर डी वी टर्म नोट कर देता है, पीडीवी पार्ट, जो रॉन्ग है। क्योंकि इससे फिर डाउट होता है कि डी यू ऑल सिस्टम के लिए इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर नोट कर पाएंगे, जबकि सिर्फ वो आइडल गैस के लिए। तो वो स्टेप कंफर्म करने के लिए मैंने ये 3 स्टेप आपको यहाँ पे पहले डिस्कस किए हैं, फिर आगे आप ये इस स्टेप के आगे कंपेयर करेंगे तो स्टेप मैच कर जाएंगे। तो ये सभी को क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने, मैं स्टार्ट आपको ट्राई करने के लिए बोला था, तो सभी को खुद से स्टेप कंफर्म होना चाहिए था। अगर आपने इसको और फिर से अगर एनसीबीडीटी लिखा है या सीबीडीटी लिखा है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे गैस वंडरवाल गैस है, वो सिर्फ आइडल गैस के लिए करेक्ट होता है। 3 to 4 टाइम्स आपको डिस्कस किया है कि डी यू को जब आप नोट करेंगे तो यहाँ पे अदर देन आइडल गैस डेल यू बाई डेल टी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी डी वी ये टर्म बनेंगे। आइडल गैस के लिए टर्म 0 होता है, इसलिए ये पार्ट को आप हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, जबकि अदर देन आइडल गैस ये बोथ टर्म कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये अभी भी मिस्टेक किया हो तो इसको क्लियर करेंगे और इसको करेक्ट करेंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से टेम्परेचर वॉल्यूम में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं नोट कर रहा हूँ, चेंज इन एंट्रोपी एन सी वी एल एन टी एफ बाई टी आई। जो सेकेंड टर्म है पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर को जो आप नोट करेंगे तो आर टी बाई वी माइनस एन बी, और टेम्परेचर डिवाइड में भी है वो कैंसिल आउट हो गया। इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम वी आई है, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम वी एफ। एन सी वी एल एन टी एफ बाई टी आई प्लस आर एल एन वी एफ माइनस एन बी डिवाइडेड बाई वी आई माइनस एन बी। ये चेंज इन एंट्रोपी बनेगा वंडरवाल गैस से। सभी को ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कॉलम नोट करेंगे, n moles of a van der Waals gas undergoes reversible isothermal expansion from volume Vi to Vf at absolute temperature capital T. Find the change in Helmholtz free energy and second internal energy. स्टेटमेंट नोट कर लें, स्टेटमेंट रीड करके स्टेप्स फॉलो करें। आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्ड मेंशन किया है, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इनफाइनेटिसिमल चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर 0 बनेगा, और चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो ये लास्ट टर्म यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में आपको ये इंटीग्रल करना है इनिशियल टू फाइनल, और ये इंटीग्रल करने के लिए आपको इंटीग्रेशन माइनस पीडीवी, इट मींस ओनली वर्क डन फाइंड करके उसको माइनस करना। बट यहाँ पे जो प्रेशर है वो आइडल गैस के लिए नहीं यूज करना है, आपको वंडरवाल गैस स्टेटमेंट में मेंशन किया है। तो प्रेशर वैल्यू को आप एलिमिनेट करेंगे, एन आर टी
बाई वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। ये टर्म का आप इंटीग्रल करेंगे और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये टेम्परेचर को आप आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट के लिए वॉल्यूम वी आई और फाइनल स्टेट के लिए वॉल्यूम वी एफ। तो एनआरटी कांस्टेंट और डीवी बाई वी माइनस एन बी का इंटीग्रल करेंगे तो एल एन ऑफ वी माइनस एन बी, और जब आप ये फाइनल और इनिशियल स्टेट का लिमिट प्लेस करेंगे तो वी एफ माइनस एन बी डिवाइडेड बाई वी आई माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए कांस्टेंट 1/v स्क्वायर का आप इंटीग्रल करेंगे तो माइनस 1/v बनेगा। अगर ये माइनस इनसाइड में इंक्लूड करेंगे तो एन आर टी एल एन लॉग प्रॉपर्टी से ये रेशियो को इन्वर्ट कर सकते हैं। वी आई माइनस एन बी डिवाइडेड बाई वी एफ माइनस एन बी, ये माइनस से लास्ट हम यहाँ पे मिस्टेक हुआ है साइन का, माइनस से प्लस हो गया और फिर से इस माइनस से एन स्क्वायर ए बाई ए 1/vi माइनस 1/vi। ये आपको चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए रिजल्ट बनेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। आप लोग ट्राई किए होंगे, ये रिजल्ट मैच कर रहा होगा। अब आपको सेकंड पार्ट में फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। अगर ये आइडल गैस होता तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोर टाइम आपको 0 बताया है, बट यहाँ पे वंडर वाल गैस है और वंडर वाल गैस के लिए इनफाइनाइट प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो फाइंड करेंगे तो डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी dt प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी dv, जो अभी लास्ट प्रॉब्लम में भी आपको हिंट किया एन सी वी। बट ये आपको हिंट होना चाहिए यहाँ पे, अगर मैंने एन मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये टर्म की वैल्यू अभी आपको डिस्कस किया एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर dv। अब अगर लार्ज चेंज फाइंड करेंगे तो इसको इंटीग्रल करेंगे इनिशियल टू फाइनल स्टेट के लिए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये टर्म 0 हो जाएगा। इनिशियल फाइनल स्टेट में टेम्परेचर सेम है, ओनली लास्ट टर्म एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर टर्म को आपको इंटीग्रल करना है, और इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम वी आई और फाइनल स्टेट के लिए वी एफ। एन स्क्वायर ए कॉन्स्टेंट है और जब आप ये इंटीग्रल करेंगे तो माइनस 1/v बनेगा। तो अपर लिमिट की वैल्यू माइनस, लोअर के लिए प्लस, तो पहले इसको 1/vi और माइनस 1/vf नोट कर सकते हैं। तो ये टर्म इंटरनल एनर्जी के कंडीशन के चेंज के लिए है। तो कैसे इंटरनल एनर्जी का चेंज फाइंड करना है, कैसे आपको यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फाइंड करना है, एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है वंडर वाल गैस के लिए, वो पॉइंट आपको यहाँ पे हिंट हो गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 37, प्रॉब्लम नंबर 26, पेज नंबर 37 प्रॉब्लम नंबर 26। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। ये रियल गैस हैज स्पेसिफिक वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T। तो यहाँ पे एक स्मॉल v नोटेशन दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास एट टेम्परेचर T। इट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए नोटेशन 1/अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, दैट इज 1/v डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट p। एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ये नोटेशन चेंज है, बाकी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में आपको हिंट किया है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए भी और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। तो यहाँ पे मोलर वर्ड आ रहा है, तो ये अमाउंट जो होगा मास का वो 1 मोल के लिए मोलर मास आप प्लेस कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम पर यूनिट मास हिंट कर दिया। तो स्पेसिफिक हीट डिफरेंस Cp माइनस Cv दैट इज T डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P डेल P बाई डेल T कांस्टेंट P। ये आपको रिलेशन ड्राइव कराया था और मेमोराइज करने के लिए बोला है। अब यहाँ से ये टर्म तो रिलेट हो गया अल्फा से, बट अभी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑप्शन में चेक करें तो टी वी और अल्फा में रिजल्ट्स दिए हैं। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को रिलेट करने के लिए आपको ये टर्म को चेंज करना पड़ेगा, जिससे ये इस डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। और इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको लास्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग सम रूल डिस्कस किए थे, रेसिप्रोकल रूल, चेन रूल, साइक्लिक रूल। यहाँ से आपको एक साइक्लिक रूल के लिए रिजल्ट नोट करेंगे यहाँ पे डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी मल्टीप्लाइड बाई डेल बी बाई डेल टी डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी multiplied by del t by del p at constant v is equal to -1। अब आपको यहाँ पे जो टर्म रिक्वायर्ड है दैट पार्ट की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, या तो ये नोट कर लें या आपको रिलेट करना है ये पार्ट, तो इसको लाइक दिस भी नोट कर सकते थे साइक्लिक रूल में डेल p by del v at constant p
ये डेल पी बाई डेल टी, पहले यही टर्म आप नोट कर लें जो टर्म रिक्वायर्ड है, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी, एंड डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू -1। ये साइक्लिक रूल्स आप नोट कर सकते हैं। जो भी आपको एलिमिनेट करना है, जो ये पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ये पार्ट प्रेजेंट है, तो आप ये डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी को आप यहाँ पे इस रिजल्ट से नोट कर सकते हैं। डेल पी बाई डेल टी कैन बी रिटन एज -1 बाई डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी एंड डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट पी। ये टर्म इस आइसोथर्मल कंपैटिबिलिटी की डेफिनेशन के लिए रिक्वायर्ड डेरिवेटिव से रिलेट हो गया। बट अभी एक पार्ट और यहाँ पे चेक करें, ये टर्म ना तो अल्फा में है एस सच और ना ही आइसोथर्मल कंपैटिबिलिटी में, बट इसके लिए आप रेसिप्रोकल रूल यूज कर सकते हैं। आपको ये लास्ट लेक्चर में हिंट किया था, रेसिप्रोकल रूल में आप ये अगर कांस्टेंट फैक्टर मैच करता है तो डेरिवेटिव को आप इन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ दैट पार्ट को, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, इसको आप डेल वी बाई डेल टी नोट कर सकते हैं। दीज टू वैल्यूज आपको यहाँ पे इस डेफिनेशन में प्लेस करनी है। सीपी माइनस सीवी डिफरेंस टी एस एच, आपको डेल वी बाई डेल टी रिक्वायर्ड था, वो एस एच आप नोट करेंगे। डेल पी बाई डेल टी क्योंकि आपको ना तो अल्फा के लिए रिक्वायर्ड है ना आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए, तो आप ये एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करके रिजल्ट प्लेस करेंगे, तो -1 बाई डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी एंड डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट पी। ये मैंने डेल पी बाई डेल टी के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया, माइनस एस एच टी डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट पी। अब इस टर्म में रेसिप्रोकल रूल अप्लाई कर दिया, तो दिस वैल्यू इज डेल बी बाई डेल टी कांस्टेंट पी। इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको साइड आप इंक्लूड कर सकते हैं, डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट पी। अब यहाँ पे कंपेयर करें, ये टर्म का स्क्वायर हो गया डेरिवेटिव का, माइनस टी एस एच डेल बी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी स्क्वायर, डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी एस एच। अब अगर यहाँ पे आप इस माइनस को यहाँ पे इंक्लूड कर लें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें और वॉल्यूम से डिवाइड करें, ये स्टेप को कंपेयर करें, इस माइनस को मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में इंक्लूड किया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब सेम पार्ट यहाँ पे मैंने 1 बाई वी स्क्वायर और वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस पार्ट में ये टी एस एच, इस वी का 1 पावर एडजस्ट हो गया। चाहे तो आप ये पार्ट और चेक करें, इसी में इसको जो स्पेसिफिक क्वांटिटीज हैं उनमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टर्म आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे पर यूनिट मास डिवाइड करें, यहाँ पे मास डिवाइड करें, स्क्वायर कर लें ये पार्ट और यहाँ पे स्क्वायर कर लें, तो एक मास वाला फैक्टर और आपको यहाँ पे स्क्वायर में रिक्वायर्ड था, जो इस पार्ट में 1 पार्ट प्रेजेंट करेगा, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट थे, इसमें अगर आप मास डिवाइड कर लें और यहाँ पे मास डिवाइड कर लें तो रिजल्ट सेम रहेगा, ये अभी भी अल्फा रहेगा इस स्पेसिफिक वॉल्यूम के नोटेशन में। तो ये पार्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे जो एम स्क्वायर था, यहाँ पे इस पार्ट को मैंने आउटर में नोट कर दिया। तो ये एक पावर ऑफ वॉल्यूम तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और एक वी बाई एम को आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, टी एस एच, ये टर्म को आप अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये टर्म को आप आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ये आप ऑप्शन में कंपेयर करिए। ये सीपी माइनस सीवी के लिए रिजल्ट है, और ऑप्शन में आप कंपेयर करेंगे तो राइट साइड में सीवी को इंक्लूड करना है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाए। ये सब सभी को क्लियर हो गए? किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जो नोटेशन है, जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में नोटेशंस डिफाइन किए उनमें मैंने कन्वर्ट किया है। सर ये ब्रैकेट में जो 1/v स्क्वायर है, ये खाली v होगा ना अकेले? कहाँ पे? हाँ, टोटल स्क्वायर के साथ v बनेगा। अभी मैंने ये स्क्वायर को ये कंपेयर करें, ये जो टर्म है, ठीक, ये ब्रैकेट, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे? अगर टोटल के स्क्वायर करेंगे तो ये v में कन्वर्ट किया है, बट ये मास को कंफर्म करने के लिए मैंने भी सेपरेट किया हुआ है, चाहे तो स्टेप और इंक्रीज करके इस टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे मास का पावर आपको यहाँ पे करेक्टली कंफर्म रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 29, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 29, प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, सेल्फ को रीड करिए। आपको
पीवी डायग्राम दिया हुआ है कार्नोट साइकिल के लिए, पी और टी के रिलेशन में एक्सपोनेंट पूछा, पावर पूछा है। द पीवी डायग्राम फॉर ए कार्नोट साइकिल executed by an ideal gas with Cp by Cv is equal to gamma greater than 1 is shown below. Note that 1, 2, 3 and 4 label the changeover points in the cycle. If for the cycle T2 by T3 is equal to P2 by P3 total power x, then x ऑप्शन से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो आपको पीवी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये सेम साइक्लिक प्रोसेस मैंने कार्नोट साइकिल के लिए आपको हिंट किया है। यहाँ पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 से 2 तक आइसोथर्मल प्रोसेस है और 2 से 3 तक एडियाबैटिक प्रोसेस है। 1 से 2 तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 से 3 तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 3 से 4 तक आइसोथर्मल कंप्रेशन और 4 से 1 तक एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये पॉइंट आपको बताए हुए हैं। तो 2 to 3 जो नोटेशंस में आपको टेंपरेचर एट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर से रिलेट करना है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस 2 to 3 इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको आइडल गैस के लिए डिफरेंट फॉर्म डिस्कस किए हुए हैं। पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बताया था। अब यहाँ से टी और पी को रिलेट करना है, तो वी को आप पीवी इक्वल टू एनआरटी, या तो मेमोराइज जाएंगे प्रैक्टिस करते हैं, या दीस रिलेशन से आप इनको फिर से ड्राइव कर सकते हैं। वी को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, एन यहाँ पे वी वैल्यू एन आर टी बाई पी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो टी पावर आपको यहाँ पे गामा है और पी पावर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो 1 माइनस गामा, बट टी पावर को 1 करना है। तो ये रिलेशन मैंने पहले भी आपको किया हुआ है, तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। पी पावर 1 माइनस ये 1 बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब 2 और 3 पॉइंट के लिए इसको अप्लाई करेंगे। T2 P2 पावर 1 बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T3 P3 पावर 1 बाई गामा माइनस 1। T2 बाई T3 इज इक्वल टू P3 बाई P2 पावर 1 बाई गामा माइनस 1। बट यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 बाई P3 फॉर्म बनाया हुआ है रेशो, तो यहाँ से पावर में माइनस एडजस्ट करेंगे तो ये फॉर्म 1 माइनस 1 बाई गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई गामा। फर्स्ट ऑप्शन पर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ डिस्कस हो गए। फर्स्ट लॉ की क्या रिक्वायरमेंट थी, लिमिटेशन थी, क्या पार्ट कंजर्व रहेगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या वो आपको नोट हो गया। सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, उसके क्या स्टेटमेंट्स हैं वो आपको नोट हो गया। सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट आपको हिंट हो गया। इसी में डिस्कस करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को नर्स सीट थ्योरम भी आप नोट करते हैं। चाहे नर्स सीट थ्योरम वर्ड यूज करके स्टेटमेंट टू बेस क्वेश्चन पूछा जाए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। आप लोग बुक में ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे, तो एंट्रोपी से रिलेटेड आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एज T टेंड्स टू 0 S टेंड्स टू 0। बट S से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम मैनर में टेंड्स टू 0 जाएंगी एज एंट्रोपी टेंड्स टू 0। तो पहले यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स नोट कर लें रिगार्डिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर क्या पार्ट 0 होंगे क्या पार्ट नॉन 0 होंगे वो नोट कराएंगे। व्हेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर of a system tends to 0, with other conditions such as volume remains unchanged. Statement like this read करेंगे, when the absolute temperature of a system tends to 0, its entropy also tends to 0. और entropy will vanish at absolute 0 of temperature. सी में अनदर स्टेटमेंट नोट करेंगे, द हीट कैपेसिटीज ऑफ ऑल सॉलिड्स टेंड टू 0 at absolute 0 of temperature
approach. इसी स्टेटमेंट में नोट करेंगे and its internal energy and entropy and more than one है तो नोट कर लें internal energies and enthalpies और शायद फ्री एनर्जी वर्ड नोट कर सकते हैं फ्री एनर्जीज approaching their common value asymptotically. एक और स्टेटमेंट नोट करेंगे इट इज इम्पॉसिबल बाय एनी प्रोसीजर It is impossible by any procedure, no matter how idealized, to reduce any system to absolute zero of temperature. It is impossible by any procedure, no matter how idealized. कोई भी चाहे आप कितना ideal conditions, idealization आप include कर लें, to reduce any system to absolute zero of temperature. In finite number of operations. और इस स्टेटमेंट को आप बोलते हैं अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. दिस स्टेटमेंट अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इम्पॉसिबिलिटी के लिए स्टेटमेंट नोट करा है. इसका मीनिंग क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस में किसी भी सिस्टम को एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर तक आप नहीं पहुंचा सकते हैं. किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पे जीरो नहीं हो सकता है. तो इम्पॉसिबल है इसलिए अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को बोलते हैं. रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी टेम्परेचर रिलेटेड है. किसी भी सिस्टम में परफेक्ट ऑर्डर नहीं हो सकता है. अगर एंट्रोपी को आप यहाँ पे इंटरप्रेट करें, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम. तो किसी भी सिस्टम में अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या सिस्टम का हायर टेम्परेचर है तो लोअर एंट्रोपी स्टेट से सिस्टम हायर एंट्रोपी स्टेट में जाएगा. इट मीन सिस्टम लेस ऑर्डर स्टेट से हायर ऑर्डर स्टेट में हायर ऑर्डर स्टेट से लेस ऑर्डर स्टेट में चला जाएगा. तो उसमें रैंडमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा. एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब उसका ऑर्डरनेस डिक्रीज हो जाएगा. तो किसी भी सिस्टम में परफेक्ट ऑर्डर अगर होगा तो उससे एंट्रोपी जीरो बन जाएगी. बट किसी भी सिस्टम के लिए परफेक्ट ऑर्डर होना पॉसिबल नहीं है. परफेक्ट ऑर्डर स्टेट में अप्रोच करना सिस्टम का पॉसिबल नहीं है. कोई भी स्टेट 100% परफेक्ट ऑर्डर की नहीं हो सकती. जब नहीं होगी तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में एंट्रोपी जरूर प्रेजेंट होगा. और अगर आप एंट्रोपी को जीरो नहीं कर सकते तो सिस्टम का एब्सोल्यूट स्केल पर टेम्परेचर जीरो नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट को मैंने आपको हिंट किया अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स बाकी नोट किए गए हैं उसमें टेंड्स टू जीरो है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है. तो दीज ऑल पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे एज टी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट में नोट करा है एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो. और एंट्रोपी के टर्म्स में आपको लास्ट लेक्चर में हीट कैपेसिटी डिस्कस किया था टी डेल एस बाई डेल टी. जैसे आप ये एंट्रोपी को जीरो करेंगे सेम मैनर में हीट कैपेसिटीज भी जीरो चले जाएंगे. सीपी सॉलिड स्टेट में तो आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, बट आइडियल गैस के लिए सीपी भी पढ़ेंगे. तो सीपी टेंड्स टू जीरो, सीवी टेंड्स टू जीरो. और रिमेनिंग पॉइंट्स भी हैं. अभी तो ये स्टेटमेंट वाइज नोट करा दिए, ये पार्ट आपको नोट कराया, ये पार्ट नोट कराया. अगर आप हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का डेफिनेशन चेक करें तो A इज इक्वल टू U माइनस टी एस बताया था. जैसे ही आप T टेंड्स टू जीरो लेंगे ये A और U कॉमन वैल्यू को अप्रोच कर जाएंगे. इसी लिमिट में A U को अप्रोच करेगा इस पार्ट के लिए. और मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन में जाइए, एक रिलेशन आपको डिस्कस किया था डेल बी बाई डेल टी एट कांस्टेंट P डेल एस बाई डेल P एट कांस्टेंट T प्लस और माइनस. ये चेक करेंगे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल से ये रिलेशन ड्राइव किया था. एक प्लस और माइनस चेक कर लीजिए यहाँ पे. बट ये डेरिवेटिव टेम्परेचर के टर्म्स में जो डेरिवेटिव है वो एंट्रोपी से रिलेटेड है. जो एंट्रोपी पार्ट होगा, एंट्रोपी जिस मैनर में टेंड्स टू जीरो जाएगा तो ये दीज डेरिवेटिव्स भी टेंड्स टू जीरो जाएंगे. तो यहाँ पे एज टी टेंड्स टू जीरो ये डेल बी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर टेंड्स टू जीरो जाएगा. एक और रिजल्ट एंट्रोपी से रिलेटेड है डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी टेंड्स टू जीरो जाएंगे. तो अगर आप मैक्सवेल रिलेशंस नहीं पढ़ते तो ये आपको पता होता, ये स्टेटमेंट आपको पता होता, ये आप रिलेट कर लेते. बट ना तो आप ये रिलेट कर सकते थे और ना आप ये रिलेट कर सकते थे. और एक और पार्ट, आप जी को आप डिफाइन करते हैं एच माइनस टी एस से. तो फिर से इस लिमिट में ये जी एच को अप्रोच करेगा.
एंथैल्पी को अप्रोच करेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप अगर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स और मैक्सवेल रिलेशन नहीं पढ़ते तो ये आपको जो पार्ट बताए हैं वो आपको नहीं कंफर्म होता। तो थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सम स्टेटमेंट्स मैंने नोट करा दिए, ये आप वहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या पार्ट जीरो जाएंगे, क्या पार्ट नॉन जीरो जाएंगे। एक पॉइंट और नोट करेंगे, ये पार्ट आप चेक करिए, ये डेरिवेटिव अभी मैंने डिस्कस किया था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में, तो इसी से आपको ये पता चलेगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एज टी टेंड्स टू जीरो पे टेंड्स टू जीरो जाएगा। ये भी डेफिनेशन ये किसी प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो रहा होगा तो आप दैट पार्ट के लिए यूज कर लेंगे। बट एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी डेफिनेशन मैंने पहले डिस्कस किया है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का जो डेफिनेशन है -1/v डेल बी बाई डेल पी, ये टर्म टेंड्स टू जीरो नहीं है। अगर कहीं पूछा जाए क्या पार्ट जीरो है क्या पार्ट नॉन जीरो है तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तो जीरो जाएगा, बट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जीरो नहीं जाएगा एज टी टेंड्स टू जीरो। तो जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे कहीं स्टेटमेंट वाइज ये पॉइंट्स आएंगे तो दीज पॉइंट्स को आप रेफरेंस लेके वहाँ आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 4 लॉज थे, जीरोथ लॉ और थर्ड लॉ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको नोट करा दिए हैं स्टेटमेंट्स, और सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ पे स्टेटमेंट वाइज कंजर्वेशन क्या पार्ट का है, क्या चेंज हो रहा है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस मोर एप्लीकेशंस मैंने फर्स्ट और सेकंड लॉ पे आपको डिस्कस कर दिए और एग्जाम में भी मोर एप्लीकेशंस पूछे गए हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक जो आपके नेट के सिलेबस में से लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर्ड लिखा था, आप चेक करिए काफी सिलेबस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंक्लूड हो जाता है। तो जब तक लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो भी पॉइंट बताए हैं उन पे आप क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 13 प्रॉब्लम नंबर 10, पेज नंबर 13 प्रॉब्लम नंबर 10 स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। थर्टीन पे 10, when an idle monatomic gas is expanded adiabatically from an initial volume V0 to thrice V0, its temperature changes from T0 to T, then the ratio। आपको मोनोटोमिक गैस मेंशन किया हुआ है, तो जैसे ही आइडल मोनोटोमिक गैस आपको कंफर्म हुआ तो गामा वैल्यू 5/3 आपको कंफर्म हो गया, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे टी और वी के टर्म्स में, टी वी पावर गामा -1 5/3 -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये डिफरेंस करेंगे तो 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट सभी कोरिलेट हो जाना है, जैसे ही मोनोटोमिक आइडल गैस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको हिंट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे टेम्परेचर का रेशियो फाइंड करना है, तो TF VF पावर 2/3 इज इक्वल टू TI VI पावर 2/3, ये आप रिलेशन यूज कर सकते हैं। फाइनल टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर T0 है। इनिशियल वॉल्यूम V0 है, फाइनल वॉल्यूम 3V0 है, और जब ये रेशियो लेंगे तो 1/3 पावर 2/3, ये आपको T/T0 रेशियो फाइंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करते हैं, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडल गैस के लिए 3 डिफरेंट फॉर्म मैंने बताए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ गामा। जैसे ही मोनोटोमिक डायटोमिक कंफर्म होगा गामा की वैल्यू प्लेस करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 14 पे प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत जल्दी से ट्राई करेंगे। कंप्लीट हुआ? यस सर। देखो जब आप ये एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे तो PV इक्वल्स टू nRT में आपको ये जब P या V को एलिमिनेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर किसी भी स्केल पे गिवन हो सकता है, बट जब यहाँ पे प्लेस करेंगे तो एब्सोल्यूट स्केल पे प्लेस करना हो सकता है। सम कैंडिडेट ने ऐसे प्लेस कर दिया और रिजल्ट मैच नहीं कर रहा हो,
ये मोनोटॉमिक आइडल गैस, तो गामा वैल्यू आपको फिर से कंफर्म हो गया 5/3 एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो फाइनल वॉल्यूम लेस आएगा, तो VI/VF इज 1/8। द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, इनिशियल टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल पे आपको गिवन है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन स्केल पे आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 17 290। अब आपको यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर जब फाइंड करेंगे तो पहले केल्विन स्केल पे फाइंड करना है, फिर आप 273 डिफरेंस करके आप उसको सेंटीग्रेड स्केल पे कंपेयर कर सकते हैं। ऑप्शन में सेंटीग्रेड स्केल में ऑल रिजल्ट्स मेंशन किए हुए हैं, और आपको ये फिर से सेम रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फाइनल टेम्परेचर बाई इनिशियल टेम्परेचर VI/VF पावर 2/3, ये 1/8 और 1/8 को 2/3 नोट करेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे जो मैंने ये जो नोट किया है ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। हो जाएगा। हाँ जी, मैंने बोला था कि डिक्रीज होगा और यहाँ पे उल्टा लिख गया उससे, VF/VI ये 1/8 बनेगा। अब करेक्ट है, क्लियर हो गया। तो ये टर्म यहाँ पे आपको VI/VF करेंगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2/3 टोटल पावर 2/3, तो ये 2/2 दैट इज 4 टाइम्स बन गया। फाइनल टेम्परेचर इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, और आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए 290 को 4 टाइम्स करना है। ये केल्विन स्केल पे फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड हो गया, और सेंटीग्रेड स्केल पे फाइंड करने के लिए आप यहाँ से 273 डिफरेंस कर लीजिए। डी ऑप्शन में रिजल्ट मैच करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर 15। पेज नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर 15। स्टेटमेंट रीड करेंगे। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए क्लासिकल नॉन लीनियर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर H is equal to P square by 2 m plus lambda x power 4, where lambda is a constant. The specific heat of a collection of capital N independent such oscillator is. यहाँ पे हैमिल्टोनियन दिया है, आपको हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, दी टर्म्स फाइंड करने के लिए पहले सिस्टम का एवरेज इंटरनल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। वन डायमेंशनल में आपको हैमिल्टोनियन दिया है वन पार्टिकल के लिए, और ऐसे n पार्टिकल्स के लिए आपको रिजल्ट फाइंड करना है। तो अगर हम एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी फाइंड कर लें और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए आप n टाइम्स करके सिस्टम की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो वन ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी अगर आप यहाँ पे फाइंड करें वन के लिए, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी चेक कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक टर्म से भी, तो ये हाफ केबीटी बने। बट पोटेंशियल में अदर देन स्क्वायर बिहेवियर, क्वाड्रेटिक बिहेवियर नहीं है यहाँ पे। अगर क्वाड्रेटिक होता तो ये भी हाफ के किया जाता है, बट अगर क्वाड्रेटिक बिहेवियर नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो सिंगल टर्म है आप इसको विरियल थ्योरम से रिलेट कर सकते हैं, ये पहले आपको डिस्कस किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन n पावर x पावर n+1 के प्रोपोर्शनल है, तो ये n+1/2 बताया था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n+1/2 पोटेंशियल एनर्जी एवरेज। ये रिलेशन आपको मैंने बताया हुआ है, नॉट कराया हुआ है इक्विबैर्टियन थ्योरम के साथ में। अब आपको यहाँ पे वन ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, और पोटेंशियल एनर्जी में x का पावर 4 दिया हुआ है, तो ये n+1 को आप 4 से रिप्लेस करेंगे। तो वन ऑसिलेटर के लिए, वन पार्टिकल के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चले, दैट इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एवरेज, और काइनेटिक एनर्जी हाफ kT है, और हाफ करेंगे तो ये kBT/4। वन पार्टिकल की एवरेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐड कर लीजिए, kBT/2 प्लस kBT/4, 4 एलसीएम आ गया, तो ये 3/4 kBT बन गया वन पार्टिकल के लिए। एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, n, तो वन पार्टिकल की एनर्जी में अगर इंटरेक्शन नहीं है तो आप n टाइम्स एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल लेते हैं। ये भी बता दो, थोड़ा सा ऐसे करना है, हमें एंड करके 3/4 n kBT, और आपको
हीट कैपेसिटी फाइंड करना है तो del U by del T एट कांस्टेंट V, तो 3/4 NkB। सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। बट मैं आपको ये फिर से सजेस्ट करूं, ये हीट कैपेसिटी के लिए रिजल्ट करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट में आपको यहाँ पे मास से डिवाइड करना पड़ता है, वन ऑसिलेटर वन पार्टिकल के मास से, सिस्टम के मास से, तब आपको रिजल्ट बनता। तो ये नोटेशन वाइज, क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शन में सिर्फ एक ही रिजल्ट करेक्ट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये मिस्टेक हो जाएगा। अब सेम अप्रोच पे बेस्ड आप यहाँ पे कंपेयर करें 25 पेज पे प्रॉब्लम नंबर 20, प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे 20 पे 5 को। पहले आप ये चेक करिए 25 पे प्रॉब्लम नंबर 20 का स्टेटमेंट रीड करिए। ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम में एक्सप्लेन हो गया है। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कैपिटल N non-interacting particles, each of mass m in one dimension, is h is equal to summation over I goes from 1 to n pi square by twice m plus lambda by 4 x power 4, where lambda is constant. Pi and xi are the momentum quotient respectively of the ith particle. The average internal energy of the system is. हैमिल्टोनियन आपको दिया है और इस हैमिल्टोनियन से आप पहले चाहे वन पार्टिकल का रिजल्ट फाइंड करें, फिर आप सिस्टम का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे भी डिस्कस किया है। वन पार्टिकल के लिए 3/4 kBt आएगा और सिस्टम के लिए 10 टाइम्स करेंगे तो ये 3/4 और पूछा है एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम नहीं, यहाँ पे सिस्टम का रिजल्ट नहीं आएगा, सिस्टम में n मल्टीप्लाई होता है। देखो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर चेक करें तो n मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ पे पर पार्टिकल का रिजल्ट दिया है ऑप्शन। तो अगर सिस्टम के लिए चेक करेंगे तो ये करेक्ट बनना चाहिए nkBt, बट क्योंकि ऐसा कोई और फॉर्म नहीं है तो एप्रोप्रिएट आंसर आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम के लिए बनेगा। जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर हुआ सभी को? इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिक हीट वाले पार्ट से रिजल्ट मैच नहीं करता, इसमें सिस्टम की एनर्जी से पार्ट मैच नहीं करेगी, तो वन पार्टिकल की एनर्जी है, सिस्टम के लिए तो पार्ट बनेगा। अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम ये ऑप्शन भी होता है और ये ऑप्शन भी होता है तो सिस्टम के लिए करेक्ट बनेगा और वन पार्टिकल के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 5, स्टेटमेंट रीड करिए। Consider a one-dimensional gas of capital N non-interacting particles of mass n with the Hamiltonian of a single particle. ये सिंगल पार्टिकल के लिए हैमिल्टन मैंने प्रॉब्लम में एचडी किया है, मैंने h1 कर दिया इसको, p स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x। इस पार्ट के लिए रिजल्ट सभी को पता है, हाफ kBt। देखो मैंने इसके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस किया, यहाँ पे पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल ड्रम है, यहाँ पे भी पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल बिहेवियर है पावर 4, बट यहाँ पे चेक करें तो एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है। अगर ये एक्स नहीं होता तो एक्स स्क्वायर के लिए आपने क्वाड्रेटिक टर्म का कंडीशन हाफ kT पढ़ा हुआ है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं होता तो एक्स के लिए वेरिएबल थ्योरम अप्लाई कर लेते, बट जब दोनों टर्म है तो टू डिफरेंट डिपेंडेंसीज के लिए आप इसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर रहेगा सभी को? यस सर। वेरिएबल थ्योरम का रिजल्ट तभी आप यूज करेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी में सिंगल डिपेंडेंसी रहेगी। मोर देन वन डिपेंडेंसी यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लीनियर है, कोई एक ही डिपेंडेंसी होती तब आप रिलेट कर लेते। तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर पार्ट में कन्वर्ट करें, इससे आप इजीली इसको रिलेट कर पाएं। p स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1 और माइनस 1। p स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, दीज थ्री टर्म को आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चाहे तो आप न्यू कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन में, और ये जो हैमिल्टोनियन है सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऑरिजिन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो आप न्यू कोऑर्डिनेट में ये हैमिल्टोनियन को आप नोट कर सकते हैं। इससे मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंटम सेम रहेगा। तो p स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x डैश स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का थर्मल एनर्जी में कोई कंडीशन नहीं आता, क्वाड्रेटिक टर्म का बिहेवियर आपको पता है, तो वन पार्टिकल की एवरेज एनर्जी आपको पता चल गई, हाफ kBt काइनेटिक से और हाफ kBt पोटेंशियल से। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए, नॉन इंटरेक्टिव पार्टिकल्स के लिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट में आगे का कंटिन्यू करें तो हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट इन यूनिट्स ऑफ R इज इक्वल टू n kB। तो n वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म है कि 1 मोल के इक्विवेलेंट आपको कंसीडर करना है। n जो है यहाँ पे Na के इक्विवेलेंट दिया है, तभी आप R को n kB नोट कर सकते हैं। तो 1 मोल के लिए सिस्टम की एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो 1 मोल के लिए ये रिजल्ट अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो ये 1 पार्टिकल के लिए नोट हो गया। नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल के केस में एनर्जी सिस्टम का एडिटिव आएगा, और जो सिस्टम के लिए फाइंड करेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ U1, और ये वैल्यू बनेगा n kBt। हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो del U by del T एट कांस्टेंट V दैट इज n kB, और 1 मोल के लिए ये n वैल्यू जब Na होगा तो ये प्रॉब्लम में आपको R दिया हुआ है, तो R का मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे आपको कंपेयर करना है इन यूनिट्स ऑफ R दैट इज 1। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट।
तो जब टू डिफरेंट वेरिएशंस होंगे पोटेंशियल एनर्जी में, एक्स के टू डिफरेंट बिहेवियर के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशन होंगे, तब आप वेरियल थ्योरम से उसको रिलेट नहीं करेंगे। कोई एक ही बिहेवियर होगा तब आप वेरियल थ्योरम से करेंगे, अदरवाइज उसमें आप परफेक्ट, अगर एक्स स्क्वायर और एक्स है तो ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 8। स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। सर 5/2 केवीटी। हाँ जी, यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट टर्म सिंगल टर्म है, तो आप वेरियल थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करके आप पोटेंशियल एनर्जी का कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। For a classical system of non-interacting particles in the presence of a spherically symmetric potential, v function of r is equal to gamma times of r cube। जब आप हैमिल्टोनियन यहाँ पे नोट करेंगे तो p स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस गामा r क्यूब होगा। और जब एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले एवरेज फाइंड करना पड़ेगा, और स्फीयर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मोमेंटम में 3 क्वाड्रेटिक टर्म होंगे, तो ये 3/2 kBt काइनेटिक के लिए, और पोटेंशियल के जो आप फाइंड करेंगे तो 3/2 kBt इज इक्वल टू n/2 3/2 पोटेंशियल एनर्जी एवरेज। वेरियल थ्योरम के स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर कर दिया। काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू n + 1/2 पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, और काइनेटिक एनर्जी एवरेज आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एवरेज आपको यहाँ पे कंफर्म हुआ, दैट इज kBt, एंड टोटल एनर्जी एवरेज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3/2 kBt प्लस kBt, दैट इज 5/2 kBt। कभी हीट कैपेसिटी पूछेगा, कभी एवरेज एनर्जी पूछेगा, वो आप फाइंड कर सकते हैं। पेज नंबर 28 पे प्रॉब्लम नंबर 18 में ये वेरियल थ्योरम का स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो पॉइंट हिंट किया है वो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। A particle of mass m is placed in a potential well u function of x is equal to cx power n, where c is positive constant and n is an even positive integer. If the particle is in equilibrium at constant temperature, which one of the following relation between average kinetic energy and average potential energy is correct? तो पोटेंशियल का वेरिएशन पोजीशन पे आपको पावर n दिया हुआ है, तो जितना पावर यहाँ पे होगा उसका हाफ करेंगे, देन काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू n/2 एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास 4:15 से, जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा सर 4:15 से टाइमिंग था ना? हाँ सर 4:15 से 6:15। मैं स्लाइड शो कर दे रहा सर लास्ट स्लाइड शो करें। सर एक बार सबसे लास्ट रो कर दीजिए। मैं 1 से लास्ट तक गया। किसी को डाउट तो नहीं पूछना है?
सर कल के क्वेश्चन में डाउट पूछना था, जो पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, उसके अंदर फ्री एक्सपेंशन आपने क्यों लिया? 3 पे पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 8 सर, इसके अंदर फ्री एक्सपेंशन क्यों कंसीडर किया है? फ्री ये एक्सपेंशन मैंने सर वहाँ पे ये हिंट किया होगा जब प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। इस पार्ट में आप चेक करिए, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V0, ये टोटल पार्ट थर्मली इंसुलेटेड है। तो Yes, एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन तो फुलफिल हो गई। यस सर। इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ए नॉन परमिएबल पार्टीशन, तो ये टू पार्ट में आपको डिवाइड किया हुआ है। फिर आगे कंसीडर स्टेटमेंट कंटिन्यू करेंगे, इज कन्फाइंड ए रियल गैस इज कन्फाइंड टू वन ऑफ दीज हाफ्स। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन में गैस फिल है और यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, प्रेशर 0 है। जब ये पार्टीशन रिमूव करेंगे तो एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम ही तो होगा। एडियाबैटिक कंडीशन यहाँ से, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम मैंने फ्री एक्सपेंशन के बेसिक डेफिनेशन में नाम बताया। ओके सर, वो सेकंड वाले पार्ट में कंफ्यूजन था कि उधर प्रेशर 0। ओके सर, ठीक अनदर पार्ट में कुछ नहीं है ना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। है। यस सर, फिर ठीक है। ओके और पूछना है किसी को? नहीं पूछना है तो मैं एग्जिट करता हूँ।